नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम 10 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन को। पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स 3 टाइप के होते हैं। अगर हम बात करते हैं फिजन रिएक्शन की, पहला होता है आपका लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर, जहां पर हम जनरली देखते हैं कि 700 मेगावाट से ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। अब अगर इससे कम हो, मतलब अप टू 300 मेगावाट तक आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इसके अलावा माइक्रो रिएक्टर्स भी रहते हैं जो 10 मेगावाट तक एनर्जी को जनरेट करते हैं। अब यहां हम क्यों स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, वन ऑफ द हमारा गोल है कि हम 2070 तक नेट जीरो को अचीव करना चाहते हैं। अब अगर इसे अचीव करना है तो हमें फोकस करना होगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर, और ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हमारे को उस चीज में मदद कर सकते हैं। इनका डिजाइन काफी सिंपल है और इनकी जो कोड डैमेज होने की फ्रीक्वेंसी वो काफी कम है। साथ के साथ इन्हें इंस्टॉल करना, ऑपरेशन इनका संभालना काफी सेफ है, और यहां पर हम इसे एफिशिएंटली रेगुलेट कर सकते हैं, और इसे इंटीग्रेट करना नेशनल ग्रिड के साथ काफी आसान रहेगा। तो जिसकी वजह से आने वाले समय में आप देख सकते हो कि भारत का फोकस इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर हो सकता है, जहां पर छोटे छोटे शहरों को ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है बहुत ही एफिशिएंट तरीके से। अब यहां आपको याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 7th गोल जो है वो बात करता है कि हम कैसे इंश्योर करते हैं एफिशिएंट, अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एनर्जी को। मतलब हम कैसे अपनी जनसंख्या को अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल एनर्जी को प्रोवाइड कर सकें, और कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके, इसके ऊपर हमारा फोकस होता है इस एसडीजी गोल 7 में। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम जानेंगे पोलैंड और बेलारूस की लोकेशन को, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2000 ट्रूप्स को और भेजा है पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर के पास। तो यहां पर इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, इसके नॉर्थ में यहां पर आपको बाल्टिक सी देखने को मिलता है, ये छोटा सा पार्ट आपका रशिया का है। देन ये आपका लिथुआनिया आ गया, ये आपका बेलारूस है। देन यहां पर नीचे की तरफ आपका यूक्रेन आ जाता है। ये साउथ में आपको देखने को मिलता है स्लोवाकिया, देन चेक रिपब्लिक, जर्मनी, एंड ये मरीन टाइम बॉर्डर अपना शेयर करता है स्वीडन और डेनमार्क के साथ। तो यहां इन कंट्रीज के बारे में आपको जानना जरूरी था। अगर बात की जाए बेलारूस की, तो बेलारूस अपना बॉर्डर शेयर करता है, एक तरफ यहां पर आपको यूक्रेन देखने को मिलता है, एक तरफ पोलैंड, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो आपको लिथुआनिया, लतीविया देखने को मिलता है, और यहां पूरे एरिया में आपको रशिया देखने को मिलता है। तो इस कंट्री के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में। अभी कुछ नेशंस हैं जिन्होंने स्टार्ट किया अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हमारा फोकस ये है कि कैसे हम सस्टेनेबल यूज प्रमोट कर सकें अमेज़न फॉरेस्ट को। अब आपको सभी को पता होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट का पैच कलेक्टिव यही है आपका, जो कि अक्सर लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहलाते हैं। अभी यहां पर बहुत लार्ज स्केल पे आपको जैसे फॉरेस्ट फायर देखने को मिलते हैं, डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलती है, तो उसे कैसे कम किया जा सके, इसके ऊपर हमारा यहां पे फोकस है। क्योंकि आने वाले समय में अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो ये एक मेजर बफर है। तो यहां कुछ कंट्रीज है जैसे बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सुरीनेम, वेनेजुला, इन्होंने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, जहां पर ये प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल यूज ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट। इस एरिया में इन्होंने कसम खाई है कि ये डिफॉरेस्टेशन को रोकने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में भी। देखिए, इसे अक्सर रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि ये इक्वेटोरियल एरिया में पड़ता है, जिसे हम डोलाड्रम एरिया भी बोलते हैं। यानी 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक ये एरिया फैला हुआ है। अब इस एरिया की खासियत ये है कि यहां पर हर रोज शाम को आपकी 4 से 6 बजे के बीच में बारिश होती है, यानी प्रेसिपिटेशन होती है। और ये किस तरह के प्रेसिपिटेशन है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? मान लीजिए एक जमीन है आपकी, यहां से हर रोज शाम को इवेपोरेशन के कारण क्लाउड फॉर्म होंगे। जैसे जैसे आपके जैसे इवेपोरेटेड एयर ऊपर की तरफ राइज करती है, तो ये लैप्स रेट के कारण, मतलब जो आपका नॉर्मल लैप्स रेट है, इसके कारण ये कंडेंस होती है। मतलब जैसे जैसे आपकी एयर ऊपर की तरफ उठती है, विद इंक्रीज इन हाइट जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन करता है। तो इसके कारण यहां पर ये कंडेंसेट होके बादल बनाएगी, जिसकी वजह से हर रोज शाम को इस एरिया में बारिश देखने को मिलती है। अब यही कारण बनता है जिसकी वजह से यहां पर बहुत से आपके पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। अब पेड़ पौधा ज्यादा होने के कारण फूड अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है,
जिसकी वजह से हर्बीवोरस और रेप्टाइल्स की पॉपुलेशन यहाँ पर अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। तो इस एरिया के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एलिफेंट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको कंटेक्स्ट बता देता हूं। अभी एक सर्वे हुआ था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सेंसस टाइप हुआ था, जिसमें यह पता लगा कि कर्नाटका में एलिफेंट की पॉपुलेशन 364 नंबर से इंक्रीज हो चुकी है। अब लगभग 6000 से ज्यादा एलिफेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं आपको। अगर बात की जाए, यूपीएससी ने हाल फिलहाल में एलिफेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। एक एलिफेंट, यानी अगर हम फीमेल एलिफेंट की बात करते हैं जो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट हो, वो लीडर रहती है हमेशा एक झुंड की। इसका लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड रहता है 680 दिन का। इसके अलावा कई धर्मों में इसकी पूजा भी की जाती है। अगर हाईएस्ट नंबर की बात की जाए तो कर्नाटका में देखने को मिलता है, उसके बाद असम और फिर केरला। अब यहाँ पे आपको याद रखना कि आपके एलिफेंट की 3 प्रजातियां। एक अफ्रीकन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। एशियन और अफ्रीकन सवाना फॉरेस्ट में जो आपको देखने को मिलता है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर एलिफेंट की बात की जाए तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है ये। अभी हाल फिलहाल में जो पॉपुलेशन है आपके एलिफेंट की, लास्ट 75 सालों में लगभग 50% से रिड्यूस हुई थी। एंड ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एनिमल आपको अर्थ पे देखने को मिलता है, मतलब अगर टेरेस्ट्रियल पार्ट की बात करें, और इसका जो दिमाग है वो टेरेस्ट्रियल पार्ट पे सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आपको इस आर्टिकल में इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे लिस्टेड कंपनीज के बारे में। देखिए, लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जो पब्लिक फंडिंग के लिए ओपन होती हैं, मतलब जो आपके सेंसेस या निफ्टी इन सब में जो लिस्ट होती हैं। अब इसका जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है ना, जिसे आईपीओ भी कहा जाता है, इसके लिए सेबी ने अभी 6 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिए हैं। अब पहले क्या होता था, जो आपकी कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी पब्लिक लिस्टिंग करते हैं, तो इनका स्टॉक एक्सचेंज पे जो क्लोजर होता था वो 6 दिन के अंदर होता था। अब सेबी कहते हैं कि यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप काम कीजिए, इसको 3 दिन के अंदर फाइनलाइज कीजिए। अब ये सभी कंपनीज के लिए वॉलंटरी है। जो भी अपना आईपीओ इशू कर रहे हैं 1 सितंबर के बाद से, उनको कहा गया है कि भाई आप चाहें तो 3 दिन के अंदर अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है? एक तो इन सभी कंपनीज को कैपिटल बहुत ईजिली मिल जाएगा, मतलब बहुत फास्टर वे में ये एक्सेस कर पाएंगे कैपिटल को। इसके अलावा इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये अपने क्रेडिट को जल्दी से हासिल कर सकें और लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर। इससे ना केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा, बल्कि जो कॉन्फिडेंस है बिजनेस हाउसेस का वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है कि हाल फिलहाल में आईपीओस के लिए जो पहले 6 दिन लगते थे आप इनिशियल जो पब्लिक ऑफरिंग होती है उसके शेयर्स को लिस्ट करने में, अब उसका टाइम घटाकर 3 दिन कर दिया गया। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे मेडिटेरियन सी के बारे में। देखिए, यहाँ पर लैम्पेडूसा आपका एक आइलैंड है जो आपको इटली के पास देखने को मिलता है। इटली का ही आइलैंड है ये, बिल्कुल इस लोकेशन पे, सिसिली के थोड़ा साउथ में। अब यहाँ पर एक जहाज डूबा है, तो जिसकी वजह से ये एरिया थोड़ा न्यूज़ में था। तो हम एक बार मेडिटेरियन सी के बारे में जान लेते हैं, इसके आसपास हमें कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। देन हम इटली के बारे में भी बात कर लेंगे। अगर बात की जाए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर अटलांटिक ओशन है और ये मेडिटेरियन सी है। इन दोनों को कनेक्ट करता है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब ये जो आपका एंड की बात करते हैं, कहाँ पर मेडिटेरियन सी एंड होता है, तो यहाँ पर आप सी ऑफ मरमरा देखते हैं और यहाँ पर डर्डनाले स्ट्रेट है, तो यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी खत्म होता है। अब इसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे अल्बुरान सी, यहाँ पे आपको इनिशियल देखने को मिलता है जैसे ही आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से अंदर एंटर करते हैं। फिर ये आपको ब्लैरिक सी देखने को मिलता है, ये लंगूरियन सी, ये ट्रेनियन सी, देन आइनियन सी, एड्रियाटिक सी, सी ऑफ करेत एंड ये एजियन सी। ये मेजर पार्ट है आपके मेडिटेरियन सी की। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में आपको याद रखना है। एक तो ये लैम्पेडूसा, तो मैंने आपको बताया है ये छोटा आइलैंड है, बट इसके अलावा यहाँ पर आपको सिसिली आइलैंड देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जैसे माउंट एटना, स्ट्रॉम्बली, ऐसी माउंटेन्स आपको देखने को मिलती हैं। और साइप्रस भी यहीं पर लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर आपको मैच द फॉलोइंग में इस तरह के आइलैंड्स के बारे में पूछा जा सकता है। देन यहाँ पर ब्लेरिक आइलैंड भी हैं आपके ब्लैरिक सी के पास, ये इस एरिया में, ये भी आपको थोड़े याद रखने हैं। अब कंट्रीज़ की बात की जाए मेडिटेरियन सी के आसपास कौन कौन सी देखने को मिलती है, तो नॉर्थ में स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ये आपकी स्पेन है। देन यहाँ पर आपकी फ्रांस आ गई, मोनाको ये आपका छोटा सा पार्ट है।
देन ये पूरा एरिया आपका इटली का आ गया, ये स्लोवाकिया आ गया, देन क्रोएशिया, बॉस्निया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, ये पूरे एरिया की बात करें, ये और ये दोनों ही पार्ट आपके टर्की के आ गए। देन ये सीरिया है, लेबनान, ये इजराइल वाला पार्ट आ गया, देन ये पूरा इजिप्ट वाला पार्ट आ गया, ये लीबिया, तुनीशिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को। दीज आर द कंट्रीज विच आर सराउंडिंग दी मेडिटेरियन सी। तो ये आपको याद रखनी है। हो सकता है एग्जाम में इनमें से किसी कंट्री के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी में ओपन होती है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स फ्री में मिलेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है UPSC मंच। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।